हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। अगले 10-11 दिन की कार्य योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना को लेकर के चल रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए कौन से कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धि और रिजल्ट क्या है, और कौन से ऐसे कारक थे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को साकार करने में बाधक थे। क्योंकि जब हम सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने रखेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अब तक गुमराह करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे हैं, वे लोग इसी प्रकार से गुमराह करके देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करके उन दलितों का, वंचितों का शोषण करते रहेंगे और राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ करके सत्ता की ऊंची दुकानों के पकवानों का स्वाद लेकर के दलितों को, गरीबों को, वंचितों को उनके अधिकारों से ऐसे ही वंचित करते रहेंगे। और इसलिए एक विस्तृत कार्य योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कार्यशाला आज यहां पे आयोजित हो रही है। यद्यपि ये कार्यशाला 3 दिन पहले होनी थी, लेकिन गांव-गांव संपर्क के कार्यक्रम के कारण ये आज हुई है। आज का मुख्य कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जहां कहीं भी प्रतिमा है, उनके नाम पे जहां कहीं भी पार्क है, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारीगण वहां पे स्वच्छता के एक विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें सम्मानित करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कल के लिए जैसे 2020 में केंद्र सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित करते हुए प्रत्येक केंद्रीय कार्यालयों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए उन मूल्यों पर, उन आदर्शों पर न केवल चर्चा की जाए, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि को व्यक्त करने के विशेष आयोजन भी किए जाएं। और वैसे ही प्रदेश सरकार ने भी कल एक सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और पार्कों में पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ साथ चर्चा परिचर्चा करके इन मूल्यों को, इन आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है। और उसी तर्ज पर आज इस कार्यशाला के साथ हम सब जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम उस बात को बार बार दोहरा नहीं पाते। जिन लोगों को सुविधा मिली है उन लोगों तक हम इस बात को पहुंचाने के लिए कुछ देर प्रयास करते हैं, फिर वह प्रयास कहीं न कहीं रुकता है। लेकिन यह एक विशेष अभियान जब हम इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और 10 दिन का ये बड़ा अभियान, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, किसी बड़े अभियान को अपने हाथ में लेते हैं या कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है
जो किसी दलित को, किसी गरीब को, किसी वंचित को उसके अधिकार से रोकने का कुत्सित प्रयास होता है तो विपक्ष कोई ना कोई प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करता है। आप सब जानते हैं, बांग्लादेश की घटना आपके सामने है और बांग्लादेश की घटना को लेकर के मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं, और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल की कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। तो उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीब
तो वहीं लखनऊ में खालसा सृजन दिवस एवं बैसाखी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। खालसा पंथ की स्थापना करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था, खालसा दुनिया में अच्छा है। खालसा के पीछे का उद्देश्य भी उनका बहुत स्पष्ट था, सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सकल हिंदू भाजे। स्पष्ट संदेश के साथ दशमेश गुरु साहिब ने किस पवित्र भाव के साथ इस कार्यक्रम को किया और किस प्रकार का आयोजन उन्होंने उस समय किया। आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देश भर से, याद करिए उस कालखंड में देश भर से, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया। कहते 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपना बलिदान देने को भी तैयार रहते। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। अब याद करिए, एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन, अत्याचार की प्रकाष्ठा, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने की उसकी क्रूर चाल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहन और बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, सरेआम जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित थे। और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा से, परमात्मा की विशेष जन जो पूर्ण निर्मल हृदय से कार्य कर सके और उन्हें विकसित करके उन्होंने एक नया जन्म मान करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके जो उपदेश है आज भी हम सबके लिए प्रेरणा, क्योंकि सिखों के लिए नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष है और दूसरी तरफ खालसा पंथ के 325 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यानी 325 वर्ष की इस यात्रा खालसा पंथ ने की है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बंदे जहां कहीं भी दुनिया के अंदर गए, अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से अपना लोहा मनवाया है। यही है गुरु के प्रति सच्ची आस्था का भाव। ये उन्हीं की कृपा है कि सिख कहीं भी होगा
वह बिना झुके, बिना डिगे अपने पद पर आगे बढ़ता और इसलिए सरदार भी कहलाता है। बहनों और भाइयों, आज हम सब खालसा पंथ के 326वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ आप चल रहे हैं। गुरु परंपरा, गुरु नानक देव जी से प्रारंभ होकर के आगे बढ़ते बढ़ते और फिर शक्ति के ऐसे पुंज के रूप में पूरे भारत के लिए प्रेरणा का माध्यम बन गया, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो विचित्र नाटक में अपने सब कुछ, अपने बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में सारा विस्तृत उद्धृत करके उन्होंने रख दिया। एक नई प्रेरणा है हम सब के लिए, एक नया प्रकाश है, और उस प्रेरणा और प्रकाश से जब भी हम प्रेरित होते रहेंगे, कोई बाधा हमारे मार्ग में कभी नहीं आ सकती। याद रखना, कभी नहीं आ सकती। हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि 325 वर्ष की शानदार यात्रा को, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विधर्मियों का मुकाबला करते हुए न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा, बल्कि देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उन पूज्य गुरु परंपरा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। आज भी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनौती हमारे सामने अब दूसरी प्रकार की आई है। मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि तराई के क्षेत्र में भी और पंजाब में भी धर्मांतरण की घटनाएं घटी। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो पंच प्यारों में किनको बनाया था? कोई भेद नहीं। आज भी जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा शहर हो, कितने भी लोग आ जाएं, भले ही अन्य जगह कोई उसको लंगर मिले न मिले, लेकिन गुरुद्वारे में उसको लंगर छकने के लिए जरूर मिल जाएगा। बोले सो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पूछता नहीं वह सिख है, नॉन सिख है, किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, कहां से आया है, कुछ नहीं। जो आया है हर एक को दे करके इसको हमने मान लिया कि गुरु का प्रसाद है, हर एक व्यक्ति को लेने का अधिकार है। उसी भाव के साथ हर गुरुद्वारे में सेवा आज भी चलती है। सैकड़ों वर्षों की विरासत है, लेकिन तब भी ये घटनाएं क्यों? और इस पर मिलकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। दोनों प्रकार से रोकना भी है, लेकिन साथ साथ इसका कारण क्या है, उस कारण का निवारण भी स्वयं निकालना है। बीमारी अगर कहीं है, उस बीमारी का ससमय उपचार होना आवश्यक है। दूसरा, जिस पराक्रम के लिए, जिस पुरुषार्थ के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की, उस पुरुषार्थ से भागना नहीं है। भागना नहीं है। जो भी कौम अपने पुरुषार्थ से डिगेगी, उसके सामने संकट आएगा। तो वहीं लखनऊ कानपुर रोड स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल के 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के समापन समारोह और बाल फिल्म महोत्सव के पुरस्कार वितरण का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि महामहिम आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में पधार कर समारोह का उद्घाटन किया है और पुरस्कार वितरण भी किया है। सही जगह बैठो। जन जन की भावनाओं का पता है, तो उन्हें पता है कि
बच्चों को कैसे महान बनाएंगे तो देश महान बनेगा। हाँ, अरे लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए एक अलग संदेश दिया। उन्होंने तो एकदम से कह दिया कि एक एक लड़की को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और यहाँ तक कह दिया कि उनको इंजेक्शन भी लगाना है। वैक्सीन लगाने की। हाँ, ताकि देखिए ना, तो महिलाओं के विकास से परिवार का विकास होता है। तो अगर महिला पढ़ी लिखी होगी, माँ पढ़ी लिखी होगी, तो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होंगे। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो मैं जेल में गई तो वहाँ मैंने देखा जो वहाँ पे जो महिलाएं थी जो जिनको सजाएं वहाँ मिली हुई थी, उनसे बातचीत की, तो उसमें ज्यादातर ऐसी थी जो जिन्होंने की ये कुकृत्य किए थे कि अपनी बहुओं को वगैरह वगैरह को जलाया था। तो उनके दिल से ये पीड़ा निकल रही थी कि उन्होंने भी ये इतने दिन सजा पाके यही तय किया कि अब हमें ऐसा नहीं करना। ये तो बहुत ही बड़ा अत्याचार है। उसमें से 17 को ऑलरेडी लग चुकी है वैक्सीन। उन 17 बच्चियों को आज राज्यपाल महोदया जी ने जो है सम्मानित किया, और केजीएमयू यूनिवर्सिटी की भी कुछ बच्चियां आई थी जिन्होंने भी ये वैक्सीन ली है, उनको भी सम्मानित किया। धन्यवाद। और उन्होंने जो है वो जो हमारी डाउरी वाली प्रथा है उसके खिलाफ उन्होंने बोला, और उन्होंने गरीबी के खिलाफ में बोला। उन्होंने कहा कि हमें किस तरीके से बच्चों को संवेदनशील बनाना है कि वो आगे चल करके ये जो डाउरी होती है इसको ना लेने की प्रतिज्ञा करें, ना देने की प्रतिज्ञा करें, और अपने देश को विकसित भारत बनाने में जो उनका योगदान है बहुत अहम होगा, और उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करें। आपको बताते चलें कि लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का समापन हो गया है, जहां पर महामहिम भी पहुंची और इस दौरान तमाम तरह के संदेश दिए गए, और साथ ही ये भी कहा गया कि शिक्षा आज के जीवन में जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर किसी को शिक्षित होना बेहद जरूरी है। 7 दिवसीय महोत्सव का अब समापन हो गया है, और समापन समारोह में आनंदीबेन पटेल भी पहुंची थी और यहां पर उन्होंने संबोधित किया, और इस दौरान यहां पर मौजूद लोगों को काफी प्रोत्साहित भी करती हुई नजर आई हैं। समापन समारोह में पुरस्कार यहां पर वितरित किए गए और छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति भी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये प्रोग्राम एक स्कूल के द्वारा आयोजित किया गया था, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर पहुंची थी और यहां पर बच्चों को प्रोत्साहित भी किया, उन्हें सम्मानित करती हुई नजर आई, और साथ ही अभिभावकों को भी तमाम तरह के टिप्स दिए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि लखनऊ से हैं, जहां पर एक 7 दिवसीय महोत्सव अब संपन्न हुआ है, और इस समापन कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची थी। यहां पर बच्चों ने बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति भी दी है, और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे जहां पर पुरस्कार वितरण किया गया और राज्यपाल ने शिरकत की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री की एक अत्यंत ही विशाल और दूरदर्शी सोच है, जिससे देश में बार बार लगने वाली आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में होने वाले अवरोध से राहत मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ेगी और देश का हजारों करोड़ रुपए बचेगा, जो देश की गरीब जनता के लिए एवं विकास की कल्याण की योजनाओं में लगेगा। देश की जनता एक राष्ट्र एक चुनाव के सकारात्मक परिणाम को समझते हुए पूर्णतः इसके पक्ष में है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों के साथ प्रदेश के कई जगहों पर का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर कई जगहों का यहां पर निरीक्षण किया गया है, और साथ ही जल शक्ति मंत्री ने एक बैठक का आयोजन किया और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।